हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा उपन्यास जिसका नाम है मैला आंचल। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैला आंचल उपन्यास 1946 से 48 के बीच में लिखा गया उपन्यास है। अब इसका प्रकाशन की बात करते हैं कि इसका प्रकाशन कब और कहाँ हुआ। तो मैला आंचल का सबसे पहली बार जो प्रकाशन हुआ था, इस समता प्रकाशन पटना के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1954 में ही। और इसके बाद राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा मैला आंचल की सारी प्रतियां खरीद ली गई। सब पेज को खरीद कर और 9 अगस्त 1954 को दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। रचनाकार इसके कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इन्हीं के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है मैला आंचल। बात करते हैं इनके फणीश्वर नाथ रेणु की कुछ। तो यहाँ पर समझिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ है? तो पूर्णिया, बिहार में। बिहार की एक जिला है जिसका नाम है पूर्णिया, वहीं पर फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ है? तो पटना, बिहार में हुआ है 1977 में। मैला आंचल हिंदी साहित्य की पहला आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास बिहार के जिला पूर्णिया के मेरीगंज अंचल का गांव की यह कहानी है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर मेरीगंज जो है, यह कहानी की बात करते हैं, यहाँ पे उपन्यास की बात करते हैं। तो इसका नाम मेरीगंज आखिर क्यों पड़ा? तो मार्टिन की एक पत्नी जिनका नाम मेरी था, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इस गांव में इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आगे देखेंगे मेरीगंज की कहानी को। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी देख रहे हैं। तो इस गांव में 12 वर्ण के लोग रहते थे एवं गांव में बहुत सारे टोला या टोली है यहाँ पर मेरीगंज में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि मैला आंचल उपन्यास को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। पहला है आज़ादी मिलने से पूर्व की कथा और दूसरा है आज़ादी मिलने के बाद की कथा, क्योंकि महात्मा गांधी के मरने के बाद तक की इसमें कहानी में बताया गया है। और इसमें कहानी शुरू होती है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के। तो आज़ादी के पहले की भी कहानी इसमें है और आज़ादी के बाद की भी कहानी इसमें बताया गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि मैला आंचल जो उपन्यास है, इस उपन्यास में प्रथम खंड में कितने प्रकरण हैं? तो प्रथम खंड में टोटल 44 प्रकरण हैं और द्वितीय खंड में 23 प्रकरण हैं। और टोटल यानी कुल कितने प्रकरण होंगे? तो कुल 67 प्रकरण है। अब ये उपन्यास लिखते समय रेणु जी का कथन है, रेणु जी ने क्या कहा है इस उपन्यास के लिए। रेणु जी ने कहे हैं, रेणु जी क्या बोले हैं कि मैला आंचल मेरीगंज की मैली जिंदगी का वह दस्तावेज है जिसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। मतलब इनका कहने का मतलब यह था कि जिसकी जैसी जिंदगी है, सेम टू सेम रेणु जी ने इस उपन्यास में लिख दिए हैं। इतना ही नहीं, ये रेणु जी सभी पार्टियों को, जैसे इसमें अभी आगे हम लोग देखेंगे सभी पार्टी आएगा, आरएसएस पार्टी और इसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। हालांकि रेणु जी सोशलिस्ट पार्टी से थे, लेकिन इन्होंने सभी पार्टियों को एकदम जैसे काम करते थे वैसे ही इन्होंने
लिखने का प्रयास किया है, किसी पर कोई मतलब ये दया नहीं दिखाए हैं, सब जैसे थे वैसे ही लिखने का प्रयास किए हैं ये उपन्यास में। रेणु जी को मैला आंचल उपन्यास के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। रेणु जी को मैला आंचल उपन्यास के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। मेरीगंज प्रमुख, अब हम लोग देखने वाले हैं कि मेरीगंज जो गांव है इसकी प्रमुख टोला या टोली, गांव में छोटे छोटे टोला या टोली होते थे, तो टोला या टोली किसको कहेंगे? वैसा टोला या टोली, एक वैसा गांव का ग्रुप जिसमें एक विशेष वर्ण के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं राजपूत टोला, और अन्य लोग इसको बोलते थे सिपहिया टोला। तो राजपूत टोला या सिपहिया टोला, इस टोला का बात करें तो इस टोला के मुखिया हैं राम कृपाल सिंह, लेकिन गांव के लोग बोलते थे राम कृपाल सिंह, क्योंकि वहाँ पर एक कृपाल नहीं चलता है, वहाँ पर कृपाल सिंह। तो राम कृपाल सिंह थे सिपहिया टोला के मुखिया। और राजपूत टोला के अन्य जाति के लोग सिपहिया टोला कहते थे, अभी बता ही दिए। राम कृपाल सिंह के एक बेटा भी थे जिनका नाम था शिव शक्कर सिंह। शिव शंकर सिंह नाम था, लेकिन गांव के लोग इन्हें शिव शक्कर सिंह कहते थे, शिव शक्कर सिंह कहते थे। इनके भी एक बेटा था जिनका नाम था हरगौरी सिंह। ये जो हरगौरी सिंह है ये बहुत ही गुस्सा वाला व्यक्ति है, और इनका जो दोस्ती है आरएसएस के संचालकों से हो जाता है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संचालकों से दोस्ती हो जाता है, और इनके साथ में ही रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही गुस्सा वाला व्यक्ति हैं, और यही कारण है कि आगे चल के इनका 18 साल के एज में ही मृत्यु हो जाता है, मार दिया जाता है संथाल के लोगों के द्वारा। संथाल लोगों के द्वारा हरगौरी सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो चलिए आगे हम लोग कहानी में देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग पात्र परिचय देख रहे हैं। अब हम लोग अगला टोला देखने वाले हैं जिसका नाम है कायस्थ टोला या कैथ टोला या मालिक टोला। गांव के लोग इसे मालिक टोला के नाम से जानते थे। तो इस टोला की बात करें तो इस टोला के तहसीलदार हैं विश्वनाथ प्रसाद, और ये राजा पारवंगा के तहसीलदार थे तथा मेरीगंज के सबसे गणमान्य व्यक्ति थे और सबसे बड़ा तहसीलदार भी थे। गांव में इनके 1000 बीघा जमीन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी कानून से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी में 400 रुपये दे करके और सदस्य बन जाते हैं। इसके अलावे ये पोलिया टोली, धानुक टोली और कुर्मी टोली के अधिकार जमाए हुए थे। अंत में इनका हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होने के बाद ये क्या करते हैं कि हृदय परिवर्तन के बाद ये 5 बीघा जमीन को किसानों को लौटा देते हैं। विश्वनाथ प्रसाद की एक बेटी भी है जिसका नाम है कमली। अभी जाके हीरोइन की एंट्री हुआ है जिसका नाम है कमली। ये जो कमली थी विश्वनाथ प्रसाद की एकमात्र बेटी जिसका नाम कमली या कमला। पूरे गांव में गमकौआ साबुन इन्हीं के पास था, यानी नहाने वाला जो साबुन था गांव में किसी के पास नहीं था। ये जो गमकौआ साबुन है सिर्फ कमली के पास है। जब क्या बोलते हैं कि कुछ दिन के बाद कमली डॉक्टर प्रशांत से प्यार करने लगती है और उन्हें प्यार से प्रशांत महासागर कहती है। विश्वनाथ प्रसाद इसे कमला नदी से प्राप्त किए थे। जो कमली है, कमली के आखिर कमला या कमली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद कमला नदी से इन्हें प्राप्त किए थे और इसलिए इनका नाम कमला या कमली पड़ा। अब विश्वनाथ प्रसाद की एक नौकर है, दासी है जिसका नाम है सेबिया, और ये सेबिया कमली की देख रेख करती थी। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सुमृत दास की। ये जो सुमृत दास हैं ये चपरासी हैं। किसके चपरासी हैं? विश्वनाथ प्रसाद के।
विश्वनाथ प्रसाद के चपरासी हैं और गांव में कोई भी सूचना होता था तो ये तुरंत आकर के विश्वनाथ प्रसाद को बताते थे। इसीलिए गांव के लोग इन्हें बेतार के तार कहते थे। नारद मुनि के नाम से इन्हें जाना जाता था। कोई भी संदेश को ला करके तुरंत बताते थे, तो इन्हें नारद मुनि के नाम से जाना जाता था। तो वही बात यहाँ पर भी है, अर्थात मैला आंचल उपन्यास में इन्हें नारद मुनि माना गया है। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं जिसका नाम है यादव टोला। यादव टोला को समझने वाले हैं तो देखिएगा, यादव टोला, इस टोला के मुखिया हैं खिलावन यादव। सब जितने भी पात्र हैं सबका नाम याद रखना है, सबका टोला याद रखना कि कौन टोला में कौन आदमी है। तो यादव टोला में इनके इस टोला के मुखिया कौन है? खिलावन यादव। खिलावन यादव का एक बेटा भी है जिसका नाम है सकलदीप यादव। सकलदीप यादव जब छोटा ही था जैसे छोटा था वैसे ही ज्योतिष ने बता दिया था कि 18 वर्ष के बाद माँ बाप का वियोग लिखा है। खिलावन यादव जो हैं इनको लोग नया मातवर कह करके पुकारा करते थे। ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हम लोग कालीचरण का। देखिए, ये जो कालीचरण है ये कौन है? तो कालीचरण कुकरू का बेटा है, यादव टोली में रहता है। यह युवा वर्ग का प्रतिनिधि है और यह अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला नेता है। मेरीगंज में कालीचरण का ननिहाल था और यहीं आकर के रहा करता था यादव टोली में। यह सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख नेता है और यह लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी को औरत की तरह प्यार करता था। यादव टोली में उसका अखाड़ा चलता था। किसका अखाड़ा चलता था? कालीचरण का। और कीर्तन भी चलता था जिससे युवकों का यह आकर्षण केंद्र बना हुआ था। कालीचरण जो था ये औरत से बहुत अलग रहा करता था। कालीचरण औरत से 5 हाथ दूर रहता था। कालीचरण के राजनीतिक गुरु बालदेव थे और एक कांग्रेस पार्टी के थे हालांकि बालदेव, लेकिन राजनीतिक गुरु माना करते थे कालीचरण। और आगे बात करते हैं कि आगे चलकर इनको हालांकि औरत से तो दूर रहते थे कालीचरण, लेकिन आगे चल के इनका मंगला से प्यार हो जाता है। और इसके बाद कुछ ही समय बाद जो कालीचरण है, एक कुकरू के बेटा कालीचरण एक काली क्रिया खाए हैं कि हर गौरी का खून पिएंगे। अब ये हर गौरी कौन है? तो अभी तुरंत बताए थे पीछे कि हर गौरी जो हैं ये राजपूत टोला के हैं और ये बहुत ही गुस्सैला आदमी हैं जिनको खून पीने के लिए कौन बोलते हैं? कालीचरण। कालीचरण यादव टोली के आदमी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एक नया टोला जिसका नाम है ब्राह्मण टोला। तो ब्राह्मण टोला की बात करने वाले हैं। इस टोला में बहुत बड़े ज्योतिष थे। इस टोला के बहुत बड़े ज्योतिष थे जिनका नाम था ज्योतकी काका। ये जो ज्योतकी काका हैं इनके बारे में अब समझते हैं। गांव के ढोंगी, सबसे बड़े गांव के ढोंगी थे, अंधविश्वास फैलाने वाले थे। इन्होंने कहा था कि अब गांव में चील कौवे उड़ेंगे, गांव पर बुरे ग्रहों का फेर है। क्यों कहे थे? क्योंकि इसी समय आए थे डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत आए यहाँ पर और कुआं में दवाई वगैरह डालने लगे क्योंकि हैजा फैल रहा था तो स्वच्छ के लिए। तो अब ज्योतकी काका इनसे जलते हुए और भविष्यवाणी किए कि अब गांव में चील कौवे उड़ेंगे, अब कोई नहीं बचेगा क्योंकि बुरे ग्रह का फेर आ गया है। और इनके साथ साथ डॉक्टर प्रशांत को जर्मनी का जासूस बताया था इन्होंने। अब समझते हैं ज्योतकी काका के बारे में और हम लोग कि ज्योतकी काका जो हैं ये अपने जीवन में 4 शादियाँ करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 शादी लगातार कर लिए, एक पत्नी मरती थी तो दूसरा शादी, दूसरा मरी तो तीसरा मरी तो चौथा मरी तो नहीं कर पाए फिर, तो इस तरह से शादी किए हैं। तो पहली पत्नी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इन जो पहली पत्नी थी ज्योतकी काका के 4 शादियाँ हुआ, जिसमें से पहली पत्नी जो थी इनको मेला देखने का ज़्यादा शौक था। बहुत मेला देखने की शौकीन थी, लेकिन दुख की बात यह है कि मेला में इनको
हैजा फैल गया, हैजे से इनकी मृत्यु हो गई। तो पहली पत्नी जब मरी तो अब ज्योति काका दूसरा शादी करते हैं। अब दूसरा पत्नी के बारे में समझते हैं। दूसरी पत्नी, इनको हुक्का पीने की आदत था। ये हुक्का पीती थी, हुक्का पीने की इनका बहुत ज़्यादा शौकीन थी। शौक था इनका कि हुक्का ज़्यादा पी लेती थी। लेकिन ज्योति काका और गांव के लोग भी इनको समझाते थे कि हुक्का छोड़ दो, लेकिन हुक्का छोड़ती नहीं थी और ये हुक्का पीते पीते इनको दमा बीमारी हो गया। फिर भी ये नहीं पीने के लिए छोड़ी और लास्ट में ये खांसते खांसते मरी। इनकी मृत्यु हो गया खांसते खांसते। तो दूसरी पत्नी भी मर गई। तब ज्योति काका फिर भी हार नहीं माने और अपना ये तीसरी शादी कर ली। और अपना तीसरी शादी की है तो अब तीसरी पत्नी के बारे में समझते हैं। तो और रंगीला निकली है। इनका जिद था कि शादी के बाद भी गांव के लड़कों से मेल मिलाप कम नहीं करेगी। मतलब जिससे पहले मिलती थी उससे शादी के बाद भी मिलेगी और मिलती भी थी। अब कुछ दिन के बाद, शादी के कुछ दिन के बाद ही इनका गांव में लाश मिला। अब इस लाश मिला है तो इसकी चर्चा ही नहीं है कि आखिर इनको मारा कौन। ज्योति काका ही टपका दिए कि गांव के लोग कोई टपका दिया, कोई पता ही नहीं चला। इसकी चर्चा इस उपन्यास में नहीं है। अब बात करते हैं, जब तीसरी मर गई तब अब बात करते हैं चौथी की। चौथी पत्नी की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिएगा, चौथी पत्नी, इनके चौथी पत्नी का नाम कंचीरा वाली था और कंचीरा वाली माँ बनने वाली है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि कंचीरा वाली के पेट में ज्योति काका के बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। ज्योति काका का बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। और ये बात पूरा गांव में फैल गया। अब कुछ समय के बाद कंचीरा वाली का प्रसव पीड़ा होने लगता है, प्रसव होने लगता है और इस प्रसव पीड़ा में कंचीरा वाली की मृत्यु हो जाती है। और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम है राम नारायण। गांव के लोग इनको लाम नारायण कहते थे, लाम नारायण, लाम नारायण कहा करते थे। और कंचीरा वाली के मरने के कारण यह था कि ज्योति काका जो थे ये पुरुष डॉक्टर से सुई लगवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सुई लगवाएंगे ज्योति काका तो इनकी इज्जत चला जाएगा, ये ऐसा मानते थे। और इज्जत जानने के चक्कर में इनकी वाइफ कंचीरा वाली की जान चला जाता है। राम नारायण की बात समझते हैं। जो राम नारायण हैं, गांव के लोग इन्हें लाम नारायण कहते तभी समझ गए। और बड़ा होने पर, जब राम नारायण जब बड़ा होते हैं तो ये तंत्रीमा टोली, अभी आगे समझेंगे कि तंत्रीमा टोली कौन है। तंत्रीमा टोली ये नीच जाति के एक टोली था, जहाँ पर नीच जाति निम्न वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर इनका जो दोस्ती है राम नारायण का इस पासवानों से हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये राम नारायण संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे और वहाँ पर गान बजान चलता था पासवान टोली में, यानी तंत्रीमा टोली में। तो वहाँ पर ये रहने लगे थे, उन लोगों के साथ में रहते थे, दोस्ती बना लिए थे। जिसके चलते नीच जाति के लोगों के पास या साथ रहने के चक्कर में ज्योति काका बहुत नाराज रहते थे कि हमारा बेटा जो राम नारायण है कहाँ पर रह रहा है, तो निम्न जाति के लोग के साथ में रह रहा है। जिसके चलते ज्योति काका बहुत दुखी रहते थे। फिर कुछ दिन के बाद ही ज्योति काका का लकवा मार देता है और जिसके चलते खटिया पर आ जाते हैं और खटिया पर ही लेटे रहते हैं। और न तो ये 5वां नंबर लगा देते, 5वां नंबर शादी कर लेते। तो 5वां नंबर शादी क्यों नहीं किए? क्योंकि इनको लकवा मार दिया था। अब इसके बाद यहीं पर हम बात करने वाले हैं कि यही टोला के रहने वाले हैं सहदेव मिसिर या सहदेव मिष्ट। ये भी ब्राह्मण टोली के रहने वाले हैं। आगे चल के इनके बारे में कहानी जानने हैं कि हैं कौन ही, तंत्रीमा टोली भी समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे टोली समझने वाले हैं जिसका नाम है तंत्रीमा टोली या ततमा टोली। इसको तंत्रीमा टोली या ततमा टोली के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में समझते हैं। इस टोली में निम्न वर्ग के लोग रहते थे, यानी नीच जाति के लोग रहते थे, निम्न वर्ग के लोग यहाँ पर रहा करते थे। यह टोली आर्थिक रूप से जर्जर और नैतिक रूप से भ्रष्ट था। इस टोली में अधिकांश स्त्रियों और लड़कियों का अन्य पुरुषों से अवैध संबंध रहता था।
अब यहाँ पर बात करने वाला है रमजू की पत्नी। जो रमजू की पत्नी है ये ततमा टोली में सभी स्त्रियों और लड़कियों के सरदारनी हैं। क्या चीज़ के सरदारनी है हो? तो इस सेटिंग करवाने की सरदारनी। क्या चीज़ क्या है? सेटिंग करवाने की। मतलब कोई भी लड़का किस लड़की से सेट होगा, एक काम किसा रहता था? तो एक काम रहता था इनका, किसकी? रमजू की पत्नी का। रमजू की पत्नी यही काम करती थी, सेटिंग करवाने वाला काम किया करती थी। अब बात करते हैं इसी गांव की ततमा टोली के ही बात करने वाले हैं फुलिया की। ये जो फुलिया है ये महंगू दास की बेटी है, जो एक विधवा स्त्री है। विधवा स्त्री के साथ साथ ये जो फुलिया है ये तीन तीन गो से प्यार करने लगता है। तो चलिए हम समझते हैं इनके बारे में। इन जो फुलिया है ये सबसे पहले सहदेव मिसिर से प्यार करती थी और अपने पास बुलाया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर क्या हुआ कि खलासी जी का एंट्री हुआ। अभी खलासी जी कौन है इनके बारे में समझते हैं। तो खलासी जी के बारे में समझते हैं। खलासी जी के रेलवे में नौकरी है और गांव के लोग इन्हें बहुत ताकतवर समझते हैं। क्यों समझते हैं ताकतवर? क्योंकि जब खलासी जी एक बार लाल पताका दिखा दिए ना तो पूरी ट्रेन रुक जाती थी। तो इसीलिए गांव के लोग इनको समझते थे कि बहुत बड़ा ये ताकतवर आदमी है कि लाल पताका दिखाया और बड़का ट्रेन रुक गया। और जब छुट्टी मिलता था तो ये फुलिया से मिलने के लिए देखने के लिए गांव की तरफ आ जाते थे, क्योंकि फुलिया से इनका प्रेम हो गया था। ठीक है। फिर फुलिया और खलासी जी का शादी तय हो जाता है। और शादी कब तय होता है हो? तो होली के बाद। होली के बाद फुलिया और खलासी जी की शादी होने वाला है। ठीक है। लेकिन अब समझिएगा यहाँ पर क्या होता है। फुलिया सोचती है कि पिछले होली में सहदेव मिसिर थे तो साथ में कितने अच्छा होली बीता था, कितना अच्छा लगा था होली में, पिछला होली में। इस बार भी क्या करते हैं कि इस होली में भी सहदेव मिसिर को यहाँ पर बुला लेते हैं और अच्छे से होली गुजारते हैं। इसके बाद होली बाद तो खलासी जी के साथ शादी हो ही जाएगा, वहाँ चले ही जाना है। फिर फुलिया खलासी जी को बुलाती भी है, फिर फुलिया सहदेव मिसिर को बुलाती भी है और उनके साथ में होली बिताती है। फिर होली के बाद फुलिया और खलासी जी का शादी हो जाता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन खलासी जी की कहीं और चक्कर चल रहा था, जिसके चक्कर में ये जो फुलिया थी उनको क्या बोलते हैं, खलासी जी को छोड़ देती है। और खलासी जी को छोड़कर ये पेटमान जी, अब एक नए आए हैं, ये पेटमान जी के साथ शादी करके वो सेटल हो जाती है। अब शादी कर लेती है पेटमान जी से। अब कुछ समय बाद पेटमान जी किसी काम से शहर चले जाते हैं। तो फुलिया क्या करती है कि पेटमान जी के घर से अपने गांव आ जाती है और अपने गांव आ करके फिर वही पुराना दोस्त जो सहदेव मिसिर थे इनको बुलाती है। और ये बात कानो कान खबर लग जाता है पेटमान जी को। और पेटमान जी को जैसे ही पता चलता है ये फुलिया को छोड़ देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं फुलिया को। कौन? पेटमान जी। अब हम लोग समझने वाले हैं राम पियरिया के बारे में। यहाँ देखिए, राम प्यारी, इनका नाम क्या था? राम प्यारी। लेकिन गांव के लोग नाम इनको बिगाड़ करके क्या रख दिए हैं? रम पियरिया। ऐसा नहीं कि रम पीती थी, शराब पीती थी, नाम इन लोग राम प्यारी से रम पियरिया कर दिए हैं। ये भी फुलिया के राह पर चलने लगी थी। जो राम प्यारी थी ये भी कुछ समय बाद जो फुलिया है उसी के राह पर चलने लगी थी। एक दूसरे दो तीन तीन पुरुष से प्यार करना, यही राह पर ही चलती थी। लेकिन कुछ समय बाद मठ के महंत रामदास से शादी कर लेती है। अब रामदास कौन है? तो रामदास के बारे में आगे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे संथाल टोली के बारे में। तो यहाँ पर समझिए संथाल टोली के बारे में। संथाल टोली के बारे में बात करें तो संथाल टोली, यह टोला में रहने वाले लोग आदिवासी थे और सरल स्वभाव के थे।
यहाँ पर हम बात करते हैं जगारी का। तो जो जगारी मांझी है यह हरगौरी सिंह को जान से मार देता है। तो हरगौरी सिंह की हत्या कौन किया है? तो यही है जगारी मांझी। ये संथाल टोला के आदमी था और हरगौरी सिंह राजपूत टोला के आदमी थे जो बहुत ही गुस्सा वाले थे। और इनका हत्या कौन कर देते हैं? तो इनको हत्या करते हैं जगारी मांझी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और मेरीगंज में पढ़े लिखे आदमियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 10 था। मेरीगंज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 10 था। यहाँ की प्रमुख फसल खेसारी, धान और पाट था। मेरीगंज में 8 साल से एक ही धोती पहनने वाले व्यक्ति का नाम था हर्षु तेली। ये हर्षु तेली थे, 8 साल से एक ही धोती पहन के घूमा करते थे। तो चलिए आगे हम लोग अब समझने वाले हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं प्रमुख धार्मिक स्थल। प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पसराहा मठ की। यहाँ पर पसराहा मठ, ये जो पसराहा मठ है यहाँ बचपन में लक्ष्मी अपने पिता के कंधों पर बैठकर आया करती थी। और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के बारे में भी पूरा कहानी चलेगा। पसराहा मठ पर बचपन में लक्ष्मी अपने पिता के कंधों पर बैठकर आया करती थी। अब दूसरा मठ है जिसका नाम है कबीर मठ। इस कबीर मठ के महंत हैं सेवादास जी। सेवादास जी के बारे में बात करते हैं, समझिएगा बात को। लक्ष्मी के पिता जब मर जाते हैं तो लक्ष्मी को दासीन बनाने के लिए अब 2 मठों में संघर्ष चलने लगता है कि कौन मठ इसको दासीन बनाएगा। क्योंकि लक्ष्मी जो थी ये अबोध बच्ची थी, ये मात्र 8 साल की लड़की थी। अब इसको दासीन बनाने के लिए 2 मठों में संघर्ष चलने लगता है। अब क्या होता है कि जो कबीर मठ के जो सेवादास जी हैं ये क्या करते हैं कि कोर्ट से केस जीत करके और लक्ष्मी को केस में जीत लेते हैं और अपने यहाँ दासीन बनाने के लिए ले जाने लगते हैं। वकील इनको सेवादास जी को कहते हैं कि लक्ष्मी को अपने बेटी समझिएगा और इसको पढ़ाई लिखाइएगा। लेकिन शायद क्या बोलते हैं कि सेवादास जी शायद ही भूल जाते हैं कि लक्ष्मी को मतलब अपना बेटी समझना था। ले करके जैसे ही मठ में आते हैं लक्ष्मी से गलत काम करने लगते हैं, शोषण वाला काम करने लगते हैं। गांव के लोग क्या कहते हैं इनके बारे में कि कहाँ सेवादास जी 50 वर्ष के और कहाँ एक बच्ची, मासूम सी बच्ची जो 8 साल की है, रात को इतना चिल्लाती थी कि पत्थर भी पिघल जाए। इतना दरिंदगी वाला काम करने लगे थे सेवादास जी। और बात करते हैं आगे हम लोग सेवादास जी। अब हम बात करने वाले कि कुछ समय के बाद सेवादास जी को दिखाई देना भी बंद होने लगा, अर्थात ये अंधे टाइप के हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता है। अब लक्ष्मी भी बड़ी हो चुकी है, अब लक्ष्मी बड़ी हो जाती है, सेवादास जी अंधे हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद एक बार सेवादास जी 4 दिनों के लिए बाहर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो एक दूसरा महंत आता है तब तक मठ को संभालने के लिए, जिसका नाम है रामदास। अब रामदास के बारे में समझते हैं। ये जो रामदास है इसके बारे में लक्ष्मी क्या सोचती है, सुनिएगा। अब लक्ष्मी सोचती है कि सेवादास जी बाहर गए हैं तो 4 दिन चैन की सांस लूँगी। लेकिन लक्ष्मी के नसीब में चैन कहाँ, बिल्ली गई तो बिलार आ गया। ये जो रामदास आया है इसको बिलार से समझाई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रामदास भी कहता है कि मेरा भी तो हक है तुम्हारे ऊपर, और इस तरह से इस प्रक्रिया में रामदास भी शामिल हो जाता है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पर एक और मठ था जिसका नाम था वसुमतिया मठ। इसके अलावे यहाँ पर चेथरिया पीर एक स्थान भी है, जिसका यह स्थान जो है चेथरिया पीर, यह 52 दास से संबंधित है जो 1.5 फीट के थे, 1.5 फीटवा थे ही।
और बावन दास बौना थे। इनके बारे में आगे कहानी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अन्य पात्र की और बात करते हैं। यहाँ पे अन्य पात्र में बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रशांत की। डॉक्टर प्रशांत से लोग पूछते थे कि आप किस कुल से हैं, तो डॉक्टर प्रशांत हमेशा बोलते थे कि हम मटकी कुल से हैं। क्योंकि यह इनको पता ही नहीं था कि हम किस कुल से हैं। यह अज्ञात कुल के थे, अर्थात इन्हें भी नहीं पता था कि हम किस कुल के हैं, क्योंकि जन्म के बाद इनके माँ ने इन्हें मटकी में भरकर कोसी नदी में बहा दिया था। और डॉक्टर प्रशांत अपने आप को मटकी कुल इसीलिए कहा करते थे क्योंकि मटकी में इनको बहा दिया गया था। डॉक्टर प्रशांत कभी जब मुस्कुराते थे और अपने माँ के बारे में सोचते थे तो यही कहते थे कि माँ की कोई मजबूरी रही होगी जो हमको मटकी में डालकर कोसी नदी में बहा दी। कोई कभी हमारे माँ का हाथ मेरे गर्दन तक गया होगा दबाने के लिए, लेकिन मेरी ऐसी ही मुस्कान हम ऐसे ही मुस्कुरा दिए होंगे कि मेरी माँ मुझे मार नहीं सकी और मटकी में डालकर मुझे कोसी नदी में बहा दी। एक कथन डॉक्टर प्रशांत की है, इन्होंने ही ये बात कहा करते थे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सहरसा की। सहरसा में एक आदर्श आश्रम था जो उपाध्याय परिवार का यह आश्रम है। उपाध्याय परिवार ने इस आश्रम को बनवाया था जिसका नाम था आदर्श आश्रम। ये कहाँ है? सहरसा में। इस आश्रम में एक स्नेहमयी नामक महिला रहती थी और जिसके पति छोड़ करके भाग गया है। जो स्नेहमयी महिला है, इनके पति छोड़ करके इनको भाग गए। अब इस बच्चा को एक आदमी कोसी नदी से ला करके और स्नेहमयी को दे देते हैं और स्नेहमयी इन्हें पालने लगती है। कुछ वर्ष के बाद जब क्या बोलते हैं डॉक्टर प्रशांत बड़ा हो जाते हैं तो कुछ समय बाद स्नेहमयी बनारस जाती है और बनारस जा करके वहाँ शादी कर लेती है। और लंबे समय के बाद दशहरे के मौके पर एक मनी ऑर्डर आता है जिस पर लिखा होता है स्नेहमयी चोपड़ा। और इस मनी ऑर्डर जो है, यह मनी ऑर्डर लाहौर से आता है। उस समय पाकिस्तान और भारत अलग अलग नहीं हुआ था, इसलिए कह सकते हैं कि लाहौर जो है यानी भारत में ही था और लाहौर से ही मनी ऑर्डर आया था जिस पर पूरा चीज़ लिखा हुआ था। इसको पढ़ करके और डॉक्टर प्रशांत समझ जाते हैं कि अब मेरी माँ जो थी अभी लाहौर में सेटल हो गई है, मेरी माँ लाहौर में सेटल हो गई है, अब हमको खुद ही संभलना होगा। लेकिन उपाध्याय परिवार इनको पढ़ाते लिखाते हैं और आगे इनको डॉक्टर भी बनाते हैं। तो समझते हैं, देखिए उपाध्याय परिवार के बारे में। जो ये आदर्श आश्रम बना है वो उपाध्याय परिवार के बारे में। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटा 1 बेटी। तो पहला बेटा की बात करने वाले हैं। पहला बेटा देहरादून उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तीनों के तीनों। और दूसरा बेटा है वह बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई कर रहा है। और जो इनकी बेटी थी इस शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, यहाँ पढ़ रही थी। उपाध्याय परिवार ने ही डॉक्टर प्रशांत को पढ़ाया था और पढ़ा करके कहाँ से, तो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में MBBS यानी डॉक्टर बना दिया था। अब डॉक्टर बने हैं डॉक्टर प्रशांत अब डॉक्टर कहलाने लगे डॉक्टर प्रशांत। सन 1942 की अब घटना है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में सभी को जेल में डालने लगा था अंग्रेज लोग। तो उसी समय उपाध्याय परिवार के सभी सदस्य को जेल में डाल दिया गया और डॉक्टर प्रशांत को इसी परिवार का यानी उपाध्याय परिवार का ही सदस्य समझकर जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पर जेल में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर जेल में डॉक्टर प्रशांत सबका अच्छे तरह से ख्याल रखते हैं क्योंकि डॉक्टर बन चुके हैं और सबको देख रेख स्वास्थ्य का मतलब जेल में बढ़िया से देख रेख करने लगते हैं, जिसके चलते पूरे जेल में सबसे प्रिय बन जाते हैं।
और 1946 में जब ये बाहर निकलते हैं डॉक्टर प्रशांत, तो जेल में इनके साथ में पहले रह चुका था एक आदमी, और वो आदमी बाहर पहले ही आ गया था, और बाद में 1946 में जब ये निकले तो ये स्वास्थ्य मंत्री बन चुके थे। जब 1946 में इनको से मिले तो ये बोलते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जो बने थे डॉक्टर प्रशांत को, कि तुम बाहर चले जाओ और बाहर में विदेश में तुम जा करके और मलेरिया और कालाजार पर रिसर्च करो। लेकिन डॉक्टर प्रशांत बोलते हैं कि नहीं, हम अब यहीं रह करके, गांव में रह करके मलेरिया और कालाजार पर रिसर्च करेंगे। आप क्या करिए कि आप मेरे लिए कोई खाली जगह ढूंढिए जहां पर हम मलेरिया सेंटर खोल सकें। तब यहाँ पर मंत्री जी जो थे, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने प्रशांत को मलेरिया सेंटर खोलने के लिए एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पर पहले से ही कोई आदमी ने खाली स्थान छोड़ दिया था। मलेरिया सेंटर बनाने के लिए पहले से ही ज़मीन रखा गया था। तो ये कहाँ पर जगह है? तो यह है मेरीगंज में। मेरीगंज में ही डॉक्टर प्रशांत को मलेरिया सेंटर खोलने के लिए एक खाली जगह मिलता है। और कोई आदमी यहाँ कोई और नहीं है, यहाँ पर आता है मार्टिन की आगे कहानी बताएंगे तो समझ में आएगा। ये मार्टिन ही यहाँ पर खाली जगह छोड़ा रहता है मलेरिया सेंटर खोलने के लिए। वही खाली स्थान पर मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलने आते हैं डॉक्टर प्रशांत। तो ये था डॉक्टर प्रशांत की कहानी। अब हम समझते हैं आगे। अब एक बात है यहाँ पे प्यारू की। ये प्यारू कौन है? तो प्यारू डॉक्टर प्रशांत के कंपाउंडर हैं। डॉक्टर प्रशांत को आने के बारे में जैसे ही मेरीगंज में खबर मिली है कि मेरीगंज में डॉक्टर प्रशांत आने वाले हैं मेरीगंज, तो यहाँ पर प्यारू क्या करते हैं कि सबसे पहले ये सबको बताने लगते हैं कि साइड होइए, डॉक्टर प्रशांत के हम कंपाउंडर हैं। और ये पहले से ही अपना कंपाउंडर नियुक्त कर लेते हैं, और इसके बाद फिर प्रशांत आते हैं तो इनको कंपाउंडर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर ममता श्रीवास्तव। ये कौन है डॉक्टर ममता श्रीवास्तव? डॉक्टर ममता श्रीवास्तव ये डॉक्टर प्रशांत के प्रिय दोस्त हैं। इन्हीं के साथ में पढ़े थे, और ये भी डॉक्टर बन गई और डॉक्टर प्रशांत भी डॉक्टर बन गए। और ममता श्रीवास्तव के पिता का नाम था डॉक्टर काली प्रसाद, और ये भी बहुत सारे हेल्प करते हैं। और डॉक्टर ममता श्रीवास्तव डॉक्टर प्रशांत को बहुत हेल्प करती है। आगे हम लोग कहानी में समझेंगे। मेरीगंज के 3 राजनीतिक दल थे, 3 राजनीतिक पार्टियां थे, और तीनों पार्टियां के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, पहला है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में कौन कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। गांव के लोग इनको महात्मा गण ही कहते थे। फिर आगे कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको गांव के लोग राजेंद्र बाबू कहते थे। और फिर आगे बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो ये भी कांग्रेस में शामिल थे, और इनको गांव के लोग जवाहिर लाल कहते थे। अब बात करते हैं कि मेरीगंज से कौन थे कांग्रेस में शामिल? तो मेरीगंज से शामिल थे बावन दास के बारे में समझते हैं। बावन दास सच्चा कांग्रेस प्रेमी थे और गांधी भक्त थे। इनकी हाइट 1.5 हाथ था, 1.5 हाथ के थे बावन दास, लेकिन बचपन से ही साधु स्वभाव के थे और अहिंसावादी थे। 1937 में चुनावी दौरा हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए थे, इस सभा में, कांग्रेस की सभा में। इस सभा में बावन दास भाषण दे रहे थे। भाषण को गांव के लोग भाखन कहा करते थे। तो इस सभा में, कांग्रेस की सभा में बावन दास भाषण दे रहे थे, और इनका हाइट बहुत छोटा था। तो गांधी जी क्या किए थे, नेहरू जी क्या किए कि इनके माइक को नीचे किए थे, बावन दास के पास यहाँ पे माइक को ठीक किए थे। कौन किए थे ठीक? तो नेहरू जी। अब हम लोग बात करते हैं आगे बावन दास के बारे में। बावन दास के बारे में बात करें तो इन्होंने एक गीत गाया था, एक राम नाम का धन साचा, जग में कुछ नहीं बाचा हो। तो ये बावन दास द्वारा गाया गया गीत है। रेणु का यहाँ पर इनके बारे में क्या कथन है? रेणु जी ने बावन दास के बारे में क्या कहा है? रेणु जी ने कहे हैं कि बावन दास ने तो आज़ाद देशों की
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत की बस 2 ही डेग में नाप लिया था। तो ये कथन किसका है? रेणु जी का है। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं बावन दास के ऊपर 2 बार माया का आघात हुआ है। बावन दास के ऊपर 2 बार माया का आघात हुआ है। पहला किसको देख करके? तो जलेबी को देख करके। ये जलेबी कोई लड़की नहीं है, खाने वाला जलेबी है। इसको देख करके इनको एक बार माया का आघात हुआ। बावन दास एक बार बाजार जाते हैं और बाजार जाते समय देखते हैं गर्मा गर्म जलेबी, और गर्मा गर्म जलेबी देखने के बाद इनको खाने का मन करने लगता है। और ये क्या करते हैं कि कांग्रेस के पैसा से ही जलेबी खरीद कर और खा जाते हैं। और खाने के बाद जैसे ही घर आते हैं, अब इनको लगता है कि मैंने कितना बड़ा का पाप कर दिया, और इससे अब इनको बहुत ही दुख होता है। और इनके जो दोस्त थे बालदेव, इनको समझाते भी हैं कि कोई बात नहीं, अब खा ही लिया है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बावन दास नहीं मानते हैं और इनको लगता है कि अब कैसे उल्टी कर दें, क्या कर दें। तब इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तब क्या करते हैं कि कांग्रेस को अनशन पर ले आते हैं। अनशन, गांव के लोग इनको अनशन कहते थे, अनशन को। तो अब ये 2 दिन का अनशन करते हैं। कितने दिन का? 2 दिन का अनशन करते हैं। अनशन करते हैं कौन? तो बावन दास। इसके बाद अब दूसरा हम लोग समझते हैं कि दूसरा माया का आघात इनके ऊपर कैसे आया। तो दूसरा माया का आघात आया है तरावती के सौंदर्य को देखकर। क्या हुआ कि तरावती जो थी कांग्रेस में शामिल हुई थी, इस कांग्रेस की पार्टी में, और सब कांग्रेस के सदस्य बाहर गए थे और तारावती सोई हुई थी और बावन दास बाहरी पहरा दे रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि पर्दे के पास बैठ करके बाहरी देख रहे थे। एक बार नज़र तरावती पर बावन दास के पड़ता है। तरावती पर पड़ता है तो बावन दास सोचते हैं कि पर्दा से पीछे हट जाते हैं, लेकिन बार बार देखते देखते इनका मन फिकलने लगता है। और ये जब जैसे ही अंदर जाते हैं तो बावन दास क्या होते हैं कि बेहोश होकर के फेंका जाते हैं। फिर बेहोश होकर के फेंकाते हैं तो फिर तरावती क्या करती है कि इन पर पानी छिड़क कर और होश में लाती है। और जैसे ही होश में आते हैं और फिर से वही बात कि मैंने क्या कर दिया। और एक क्योंकि वह अहिंसावादी थे ही, अभी फिर क्या करते हैं कि अगली बार 4 दिन के अनशन होता है। अब कांग्रेस में 4 दिन के लिए अनशन होता है। और दुख की बात यह है कि देश आज़ादी के बाद ये बहुत ही क्रूरता से मरते हैं। दुलार चंद कापरा के द्वारा इनको बैलगाड़ी से कुचल कर और मार दिया जाता है आज़ादी के कुछ समय बाद। जैसे ही देश आज़ाद होता है तो इनको मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है? तो ये जो बैलगाड़ी से व्यापारी थे, इस सब व्यापारी लड़कियों का तस्करी नेपाल से किया करते थे। अब बावन दास वहाँ रोकने के लिए चल गए कि कैसे तस्करी कर रहा है। तो उन लोग नहीं माने व्यापारी लोग। तो ये रोड पर सो गए कि अगर जाना है तो मेरे लाश पर होकर के गुजर करके जाना होगा। और इन लोग माने नहीं व्यापारी लोग, और बैलगाड़ी को इन पर चढ़ाते हुए पार कर दिए, जिससे इनकी मौत हो जाती है। अब बात करने वाले हैं बालदेव गोप की। बालदेव, ये कौन है बालदेव? तो बालदेव भी, ये भी कांग्रेस के ही सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। और ये चननपट्टी निवासी थे और इनका कर्म भूमि जितना भी काम था ये मेरीगंज से ही था। और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। गांधी जी के राह पर चलने वाले थे, गांधी जी के भक्त थे और अहिंसा के पुजारी थे। बालदेव नमस्कार की जगह पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो अभी बताने वाले हैं। ये जो बालदेव थे, ये बलदेव जो थे, नमस्कार की जगह पर जय हिंद कहा करते थे, जय हिंद बोलते थे। और बाद में बालदेव मठ के दासिन जो लक्ष्मी थी, जो पीछे हम चर्चा कर चुके हैं लक्ष्मी के बारे में, उससे प्यार कर बैठते हैं और बाद में शादी भी कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले पार्टी की। अगला पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। और ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी दूसरा पार्टी, इसमें कौन कौन सदस्य हैं? तो चलितर कर्मकार, कालीचरण जिसके बारे में पीछे हम बात कर लिए हैं, कुकरू का बेटा कालीचरण, और यादव की टोली के था ही। इसके बाद सोमा जाट जो डाकू है
और इसमें सोशलिस्ट पार्टी में शामिल है। अब बात करने वाले हैं आरएसएस पार्टी की। तो आरएसएस पार्टी में कौन शामिल है? तो इसमें है संयोजक जी। आरएसएस पार्टी के सदस्य कौन है? संयोजक जी। तो ये था हमारा पार्ट 1 और बहुत जल्द ही पार्ट 2 आएगा। तो आप लोग के समझ में आया होगा और आप लोग इसे देखिए और पार्ट 2 भी देखने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही दूसरा भाग आने वाला है। तो जय हिंद,